वकील जो है वो पढ़ा लिखा बदमाश। सर वकील एक बला है। जस्टिस ने ये फैसला सुनाया था उसकी कब्र खोदी जाए और कब्र खोद के जिस तरह ये आर्डर करते हैं ना कि जी सड़कों पे घसीटा जाए, उसकी हड्डियां तो बची नहीं होंगी, उसकी मिट्टी को जलाया जाए। आपने कहीं ये भी कहा है कि जी फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, रियासत कंट्रोल कर सकती है। फौज रियासत की ताबे है। पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि मेरे पास पर्चा आया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर हालत से मुलजम को तुनना है, वो लेके जाए अदालत पेश करना है इसको। नहीं वो तुनना है। आप भी दहशतगर्द है। मैं दहशतगर्द हूं। दांतों से मारा मैंने और ऐसा दांतों से मारा कि पूरी अदालत में खौफो हरास का मौसम पैदा हो गया। आप कभी एटीसी कोर्ट में जाएं तो आपको जज लगेगा कि पता नहीं है जमाने का सब तो बड़ा फिरौन है, कारून है। 3 जज जो खुद को फिरौन, कारून और पता नहीं माउन समझकर बैठे हुए। जस्टिस आबा सेठी ने और फैसले में उसने क्या लिखा था, उसने कहा था कि इसको सड़कों पे घसीटा जाए, इसकी लाश को। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की थी अमीर हुसैन भट्टी, उन्होंने ये कांड किए कि जो भी उनके खिलाफ काम करता है उसका हाई कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी। अगर झूठा पर्चा होता है बस पुलिस वाले को भी न थाड़े अंदर, क्योंकि ये पैसे लेकर पर्चा काटते हैं, अगले बंदे की जिंदगी उजाड़ देते हैं। पुलिस को खरीद के अपनी मर्जी की वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है। हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स की वजह से ऊपर आते हैं कि ना सिर्फ आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत बल्कि एस्टैब्लिशमेंट में भी आपका रास्ता है, यानी फौज में भी आपके बंदे बैठे हुए हैं। तो वो सारे मिलाकर आपको क्या बनाएंगे जस्टिस? फिर आप किसकी बात मानेंगे उनकी? फिर फैसले कौन से होंगे उनके? 88% झूठे पर्चों की वजह से, फेक पर्चों की वजह से जो जज है असल पर्चों पे टाइम ही नहीं दे पा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स कर क्या रही है? वो पीने वालों के ऊपर बेचने वालों का पर्चा डाल रही है। तलाक के 2 साल बाद भी बच्चा पैदा हो गया तो वो उसी बाप का होगा अगर औरत ने शादी नहीं की तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद हसन है और आप देख रहे हैं ई-कॉमर्स पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान बड़े ख़ास हैं। आज के हमारे मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो वकालत से है। आप उनको अक्सर देखते हैं, बड़े दबंग किस्म के वकील हैं और बड़े आजकल सोशल मीडिया में बड़े इन हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मतीन साहब। हम उनसे मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आजकल के जो ट्रेंडिंग में ये चल रहे हैं उसकी क्या वजह है और ये दबंग जो है इनका अपना स्टाइल है या ये इन्होंने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में, हम देख रहा हूँ काफ़ी मसरूफ़ हैं आप, तो इतनी मसरूफियत में आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखिए। मैं अरशद भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, आप बड़ी दूर से सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू सर। अच्छा मुझे बताइएगा, पहले थोड़ा सा हम प्रोग्राम हमारा फॉर्मेट है, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं कि आप बेसिकली स्टार्टअप कैसे लिया, आपका बैकग्राउंड क्या है, इस सारा सिलसिले में थोड़ा सा बताइएगा हमें। मामला ये है कि मैं अपना तलीमी करियर ही आपको बताऊँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल के पीछे मकसद यही होता है। और मैं क्या चाहता था, क्या बनना चाहता था, क्या बन गया। मैं बचपन में पायलट बनना चाहता था। अच्छा। जिस तरह हर बच्चे की ख्वाहिश है, तो जहाज़ों को देखना तो लगता जी बस ऐसे भी जहाज़ ही बन जाना। अब थोड़ा थोड़ा मैच्योर होना शुरू हुए तो लगा कि जी मौज उनकी है जो किसी फॉरेन कंट्री में है। सही। तो हमारे जो मैटरनल अंकल्स थे तो वो चूँकि बाहर फॉरेन कंट्री में रहते थे तो हम उनको देखकर बड़ा इंस्पायर होते थे, सोचा वहीं पे जाना। मज़ीद मैच्योर हुए तो वो मोटर के साथ पंखा बनाकर उसको घुमाना शुरू कर दिया, सेल लगाकर, लगा जी इंजीनियर बन जाएंगे आप। अच्छा। मैट्रिक के अंदर बड़े अच्छे नंबर आ गए, स्कूल के अंदर टॉप हो गया। अब सब ने उम्मीदें लगा ली जी बच्चा डॉक्टर बने। एफएससी के अंदर मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, एमडी कैट के अंदर शादरा में मेरा टॉप हो गया। जब कॉलेज के अंदर टेस्ट हुआ तो अब तो ठप्पा लग गया ना जी बच्चा डॉक्टर बनेगा। लेकिन एफएससी करते करते मैं तवाना हो चुका था, कद काट निकल चुका था। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सोचा कि जी फौज में जाएंगे। और मौज में जाएंगे। हाँ। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने वहाँ पर इरादा अपना खारिज किया फौज में जाने का, तो मेरा जो अगला इरादा था वो ये था कि मैं सीएसएस करूँगा, बजाय कि फौज में जाऊँ मैं सीएसएस करके मैं पुलिस को ज्वाइन करूंगा। अब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक वकील से आप गुफ्तगू कर रहे हैं जिसकी वकालत इस चीज़ से जुड़ी पड़ी है कि जी ये एंटी पुलिस है। मैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंटरव्यू के एंड पे क्लियर करूंगा। वो पुलिस में जाना चाहता था। अच्छा। अब बीए किया साइकोलॉजी के साथ, तो साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते दिल किया कि जी साइकोलॉजिस्ट बनना है। फ्रॉइड को पढ़ा, रोजर को पढ़ा। आप देखिए कि एक बच्चा जिसको कुछ नज़र नहीं आ रहा वो कुछ भी बनना चाह रहा है। लेकिन इसी दौरानिए के अंदर मैंने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आगाज़ कर दिया। मैं जब मैट्रिक में था तो मैंने एक ट्यूशन बनाया, एफएससी तक वो बड़ा ट्यूशन बन गया, बीए तक वो एकेडमी बन गया। लॉ मैंने जब कंप्लीट किया तो लॉ के अंदर मैंने उसके 3-4 कैंपस बना दिए थे। फिर आपने सोचा मैं बिजनेसमैन बन जाता।
ना सिर्फ मैंने वो काम किया बल्कि मैंने अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का काम किया, मैंने दराज पे स्टोर बनाया, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत से काम किए मैंने। अच्छा। और इसी दौरान ये में जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था तो मैंने फेसबुक मार्केटिंग सीखी और फेसबुक मार्केटिंग की क्लास पढ़ाना शुरू कर दी। पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपना पेज बनाया था, क्योंकि मैं उस वक्त लॉ भी कर रहा था। अच्छा। एडवोकेट अब्दुल मतीन के नाम से पेज बनाया था। ये मेरा पहला सोशल मीडिया पेज था, सोशल मीडिया अकाउंट था। और मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाया था कि हाउ टू मेंटेन अ पेज और किस तरह एड्स बनाई जाती हैं, स्पॉन्सर की जाती हैं, क्योंकि प्रोफाइल बनानी तो सबको आती थी। सही। पेज की क्या अहमियत है वो मैंने खुद सीखा और मैंने फिर लोगों को सिखाया, अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। इसी दौरान ये मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में एंट्री मार ली। अच्छा। इन सारी चीज़ों से थक हार के जब मैं अपना लॉ मुकम्मल कर चुका था, तब तक मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन चुके थे और अब ये इरादा किया कि चूंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ तो मेरा जो CSS का या जॉब करने का माइंडसेट था वो खत्म हो चुका था। जब आपने कहा कि इस तरफ ही चलते हैं। हाँ, वो यानी जो जॉब का माइंडसेट होता है वो तब तक होता है जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। जब आपको एक अच्छी इनकम मिलना शुरू हो जाती है, आप का एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, तो फिर वो माइंडसेट खत्म हो जाता है। ब्राइट स्टूडेंट था, पोजीशन लेता था, इंटेलिजेंट था, लॉ के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी सेकंड पार्ट में फर्स्ट पोजीशन आई पूरे पंजाब के अंदर। ग्रेट। वकालत मैंने शौका शाकी ज्वाइन कर ली कि जाए देखते हैं कि अगर मैंने 2-4 महीने पढ़ के मैंने अगर LLB में टॉप कर लिया तो देखते हैं कि वहां पर कौन से पन्ने कहाँ बैठे हैं कि जिनके अंदर वकालत करनी पड़े तो कितना का मुश्किल काम हो जाएगा। सही। वकालत की फील्ड के अंदर एंट्री मारी, बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी, प्रो बोनो केसेस डील करना शुरू कर दिए। फाइनेंशियली चूंकि मैं स्टेबल हो चुका था तो वकालत करने के पीछे कभी भी मकसद ये नहीं था कि जी रुपया पैसा मिलेगा। सही। उसके पीछे मकसद मेरा ये बन गया कि ठीक है जी, मालो दौलत तो अल्लाह पाक नवाज रहा है, अपने कारोबार से, प्रॉपर्टी से आ रहा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे चलने शुरू हो गए थे। सही। फिर मैं चूंकि आपकी जो फील्ड है अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, मैंने वहां पर काम शुरू कर दिया और बड़ी अच्छी हैंडसम इनकम आना शुरू हो गई। वकालत मैंने शौका शाकी शुरू की। अच्छा। लेकिन इस शौका शाकी फील्ड के अंदर ऐसी एंट्री मारी कि उसके अंदर बड़े लूप होल्स नजर आए कि इस चीज की भी कमी है, इस चीज की भी कमी है। उन कमियों को हमने पूरा करना शुरू कर दिया। सही। फिर जो लोग उन कमियों का फायदा उठाते थे उनको हमने हाईलाइट करना शुरू कर दिया। हाईलाइट करने के बाद हम जो उनको कानूनी सजाएं दिलवाते थे वो बताना शुरू कर दी। लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया। जब प्यार मिलता है किसी शोबे से तो इंसान उस शोबे का होकर रह जाता है। तो मैं होकर रह गया इस शोबे का। तो अभी आप समझते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं या अभी आप कुछ और सोच रहे हैं? देखिए, इंसान की जिंदगी में कभी भी वो स्टेगनेट नहीं रहता। ऐसा ही है। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? कोई बात है, हमारा तो गेम यही होती है ना कि पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर। इंसान वही बनता है जो अल्लाह उसको बनाना चाहता है। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजर थे। उनको क्या पता था 40 साल की उम्र में कि उनके ऊपर नबूवत आएगी और अल्लाह एक ऐसा काम उनको जिम्मेदारी सौंप देंगे। बेशक ऐसा ही है। जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत का सबब बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो हमारे लिए तो वो भी मसाले हैं ना कि अल्लाह तय करता है कि किस इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया। तो हम जो अल्लाह के बशिंदे हैं, हमें क्या पता कि हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। सही। तो अल्लाह रास्ता बना रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो चीज हमारे लिए बेहतर हुई अल्लाह डिसाइड करेगा, हमने उसके अंदर एंट्री मारनी है। और मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि जो भी काम करना है ना, करना परफेक्शन से, दिल से। सही। अच्छा, अब बड़ा आपका दबंग किस्म का स्टाइल है, हमने देखा भी है बड़ा सोशल मीडिया पे भी। ये दबंग किस्म का स्टाइल जो आपका ये वकालत में आने के बाद बना है या ये आप पहले से ऐसे हैं? मैं बड़ा मासूम, मतलब लाहौर का मरवत टाइप आपको कहते हैं कि ये मरवत? नहीं, मरवत साहब माशाल्लाह उनके एक अपना स्टाइल है। वो एक पॉलिटिकल एडवोकेट हैं। वो पॉलिटिक्स पर वर्किंग करते हैं। हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं। खैर, रह गई बात दबंग होने की, तो मैं एक बड़ा मासूम सा बच्चा था। अच्छा। मैट्रिक तक तो मामला ये था कि 8वीं क्लास के अंदर मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा अगर कभी किसी टीचर से मार पड़ी तो वो 8वीं क्लास में थी। सही। मैंने अपने एजुकेशनल करियर का आगाज किया तो हमेशा क्लास का मैं मॉनिटर रहा हूँ, CR रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन ली हमेशा। 8वीं क्लास के अंदर मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया। मैं 6ठी से डायरेक्टली 8वीं में गया। सही। 7वीं क्लास मैंने नहीं पढ़ी। 1 साल का गैप आया तो मुझे जो मेरा स्कूल था वो एडमिशन नहीं दे रहा था। अच्छा। तो मैंने दूसरे स्कूल में जाकर 3 दिन में 7वीं क्लास की किताबें पढ़ के 8वीं क्लास में एडमिशन ले लिया। माशाल्लाह।
अब एडमिशन ले लिया, चूंकि मैंने प्रेप भी नहीं पढ़ी थी, तो डायरेक्टली चूंकि अब्बा जी ने मेरी बेस बना दी थी, मेरे अब्बा जी वकील हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बेस बनाई, तहज्जुद के वक्त उठाते थे, और अलिफ बे पे से लेकर ABC मेरी जो बुनियाद है वो मेरे वालिद साहब ने बनाई। सही सही। तो मेरे कुछ साल वहां से बचे, फिर मैंने दरमियान में क्लास स्किप कर ली, तो अपनी क्लास की निस्बत बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत में जरा कमजोर था। गैप आ गया। तो हमेशा मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत कम जिस्म रखता था और कम ताकत रखता था। अच्छा। क्योंकि क्लासें तो क्रॉस करता जा रहा हूं, लेकिन मेरी उम्र उतनी नहीं थी। तो मैं कुछ हद तक बुज़ल भी था। उसकी वजह यह है कि इर्द गिर्द सारे तवाना लोग हैं, तो वो जो बहादुरी होती है वो इंसान के अंदर तब आती है जब वो देखता है कि ठीक है मैं अगले को फांड लांगा। हाँ, सही। वो एलिमेंट मेरा वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन जब मैं FSC तक गया तो वो उम्र के तकाजे भी पूरे होना शुरू हो गए, हाइट भी निकलना शुरू होगी, फिर एथलेटिक्स एक्टिविटीज भी करना शुरू कर दी, जिस्म भी तवाना शुरू हो गया। असल जो मेरे अंदर, मेरी शख्सियत के अंदर जो रोब पैदा हुआ वो तब पैदा हुआ जब मैंने वकालत के शोबे को ज्वाइन किया। सही। और ये एक हकीकत है, जब आप वकालत के शोबे को ज्वाइन करते हैं तो रोब वकालत की वजह से या काले कोट की वजह से पैदा नहीं होता, रोब पैदा होता है कानून के इल्म की वजह से। जब आपको पता लग जाता है कि मैं हक पर हूं, मेरा कोई कानूनी तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप बहादुर हो जाते हैं। ऐसे ही। लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि यार पता नहीं कोर्ट कचहरियों से चले जाएंगे तो की हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कोर्ट कचहरियां तुम्हारा ससुराल है, हमने यहीं पर रहना है, राइट। सही। तो वो जो एलिमेंट है ना वकालत का, वो बतौर वकील नहीं, वो बतौर कानूनदान और कानून को समझने वाले के तौर पर, कानून फहम होने की वजह से आप हर वकील को बहादुर देखेंगे। सही। तो कभी भी रियासत में किसी ने भी जुल्म और बर्बरियत का माहौल सरगर्म करने की कोशिश किया तो टक्कर का मुकाबला वकला नहीं दिया। नहीं किया। अच्छा सर, एक वैसे एक परसेप्शन बनी हुई है कि जी वकील जो है वो पढ़ा लिखा बदमाश, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि अगर आप पाकिस्तान में सर्वाइव करना तो आपका एक अच्छा वकील दोस्त हो जाए या एक सहाफ़ी आपका दोस्त हो जाए तो आपके पाकिस्तान में मजे हैं। तो आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, मामला ये है कि हम पढ़ा लिखा तो जरूर कहेंगे, इसको बदमाश नहीं कहेंगे। उसकी वजह, बदमाश का मतलब होता है जिसका कमाने का जरिया बद हो। एग्जैक्टली, वो वर्डिंग मानी तो ये है। हाँ, अब मामला ये है कि जो वकील है वो हक हलाल की फीस लेता है। बेशक। लोग अक्सर ये कहते हैं, वकीलों को ना पुलिस वालों के साथ कंपेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि काम तानू पै गए ना तो पुलिस वालों भी पैसे देने, वकीलों भी पैसे देने, तो पुलिस को देके जान छुड़ाओ। मैं उनको कहता हूं कि पुलिस जो अफसर है उसको सरकार पे कर रही है। ऐसा ही है। अगर आप उसको कुछ देते हैं तो वो रिश्वत है, तो वो क्या हुआ? हराम। बिल्कुल ऐसा। वकील को सरकार पे नहीं करती, वकील को अगर आप कुछ देते हैं तो वो फीस है, वो है हलाल। बेशक। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही आग में जाएंगे। तो अगर आप पुलिस वाले को देते हैं तो वो हराम होता है, वो बदमुआश है। सही। मेरा पॉइंट समझ गया? उसका जो मुआश है वो बद है। हम जब फीस लेते हैं वो लाखों में तय करें या करोड़ों में तय करें या हजारों में तय करें या प्रो बोनो केस पकड़ें, प्रो बोनो का मतलब फ्री, हमारी जो ली गई फीस है वो हराम नहीं है, अनलेस अनटिल हम उसके अंदर अपनी मेहनत ना करें। जो बंदा फीस भी पकड़ ले और काम ना करे, कानूनी तौर पे उसकी मदद फराहम ना करे अपने साइल की, उसकी जो फीस है वो हराम होगी, वो बदमाश होगी। रह गई आपके मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वकील पढ़ा लिखा बदमाश है। आप इसको पढ़ा लिखा बदमाश ना कि पढ़ा लिखा बहादुर के। अच्छा। कई लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बहादुर नहीं होते, जैसे डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो बुज़ल होता है। आप उम्मीद तौर पर डॉक्टर्स को देखेंगे, वो चीजों को लेकर बड़ी जल्दी डर जाते हैं। ऐसे ही। वैसे वो दिल का इलाज करते हैं लेकिन उनका अपना दिल इतना सा होता है। वकीलों का दिल बड़ा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जेब च रुपया एक है लेकिन इन्हों के हाथ च कलम होता, और ये कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जो तख्तो ताज को हलाने की ताकत रखती है। बेशक है, सही है। यही वजह है कि वकील बहादुर होते हैं और उस बहादुरी को हमने बदमाशी का नाम दिया हुआ है। हम बदमाश लोग नहीं हैं। सही। अच्छा, माशरे में एक जिस तरह आपने बात की हकूक़ की, जिस आप वकील हैं या इस आपके फेलोज भी हैं, उनको तो पता है कि यार हमारा हक क्या है। एक आम आदमी है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है इसी चक्कर में कि उसको पता ही नहीं होता बेचारे को कि यार मुझे इस बंदे ने यहाँ रोका है, किस वजह से रोका है, हालांकि मेरा तो ये राइट है। उसको आप कैसे अवेयरनेस में लेके आ रहे हैं, कैसे आप समझते हैं कि यार एटलीस्ट इतना तो बंदे को पता होना चाहिए कि अपने हक के लिए खड़ा हो सके या रुक सके? हमारा बार रूल्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है,
उसके अंदर एक सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि वकील अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। अब इस रूल को ना बड़े हमारे सीनियर वकीला ने बड़े गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। हमारे सीनियर वकीला का ये मानना है कि आप अपनी जो प्लेट है ना, बाहर जो नेम प्लेट है, वो भी 2x4 से बड़ी नहीं लगा सकते। अच्छा। यानी इससे बड़ी आप प्लेट नहीं लगा सकते। सही। उसकी कोई साउंड रीजन नहीं है। मैं अगर उनसे पूछता हूं ना कि इसके पीछे अकल क्या है, तो अकल कोई नहीं है। अच्छा। दुनिया का हर बंदा बड़ा बड़ा अगर बैनर लगा सकता है, बोर्ड लगा सकता है, तो आप अगर इलाके को बताना चाहते हैं कि आप वकील हैं, तो आप बड़ा बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, इसके पीछे कोई रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो कोई रीजनिंग नहीं। अच्छा। कोई रीजनिंग नहीं, बस पुरखों ने कह दिया कि एडवर्टाइजमेंट नहीं तो एडवर्टाइजमेंट नहीं। अच्छा, अब कुछ हद तक एडवर्टाइजमेंट नहीं भी होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होनी चाहिए। खैर, मामला ये है कि इसको गलत तरीके से इस तरह इंटरप्रेट किया अरशद भाई कि वकला सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहना शुरू हो गया कि अगर सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट होगी, उस रूल की खिलाफवर्जी होगी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उन लोगों को, कि अगर आप जो कुछ कर रहे हैं और वो अगर आप करके दिखा रहे हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो आप हीरोइज्म है जो मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। सही। जैसे पुराने जमाने के अंदर जंगें होती थी, हजरत खालिद बिन वलीद जंग पे जा रहे हैं जी, हजरत उमर जंग पे जा रहे हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये खबरें हमारे तक कैसे पहुंची हैं? क्योंकि उस वक्त कैमरास तो नहीं थे। बिल्कुल ऐसा है। मौरखों ने लिखी। ऐसा ही। तो उस वक्त जो सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट था, सोर्स ऑफ हीरोइज्म थी, वो क्या थी? वो ये मौरख था कि वो मौरख को कहते थे कि ये लिखो, ये काम हमने किया, या उनके जो इर्द गिर्द के सहाबा थे वो कहते थे ये लिखो ताकि आने वाली नस्ल को पता लगे कि किस तरह इस्लाम फैला। बेशक ऐसे ही। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन सुकरात की हमारे पास पहुंचती है, रस्तू की पहुंचती है, अफलातून की पहुंचती है, अगर इस्लाम से हम इस्लामिक हीरो से निकलकर अगर हम दूसरी जानब जाएं तो वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? बजरिया बुक्स। उस वक्त जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट था, वो बुक्स थी। ऐसे ही है। आज के दौर में सोशल मीडिया है। आपका सवाल है कि किस तरह हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है हर वकील की जिम्मेदारी है, हर वकील की जिम्मेदारी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे और छोटे छोटे कवानीन जो उसको रोजाना की बुनियाद पर उसके इल्म में आते हैं वो लोगों को बताए। सही। जब लोगों को हम बताना शुरू कर देंगे, लोग अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, लोग अपने हक के लिए बोलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से सोशल मीडिया आया है बड़ी बेहतरी आ गई है, लोग सवाल करना शुरू हो गए। आप मेरे पास कैसे पहुंचे हैं? थ्रू सोशल मीडिया। ऐसे ही। मेरा आपसे कोई राब्ता नहीं था। कई लोग हमें जानते हैं कैसे? थ्रू सोशल मीडिया। और मेरा ये मानना है कि हम जो कुछ करते हैं अगर वो लोगों को करके दिखाते हैं तो उसमें कोई ऐब नहीं है। आज का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक मौसर जरिया है कि हम हक और सच लोगों को बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। सही सही। आर्टिकल 10A के बड़े चर्चे हैं, आप भी इस पे बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? आर्टिकल 10A एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर। इस आर्टिकल को पूरी दुनिया ने 1948 में तस्लीम कर लिया था यूडीएचआर के जरिए। यूडीएचआर था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर पूरी दुनिया ने कहा कि जितना भी बड़ा मुल्ज़म है, जितना भी बड़ा मुजरम है, आपने उसको फेयर ट्रायल देना है। हाँ। अब फेयर ट्रायल का मतलब है कि सबूत की रोशनी में आपने उसको सजा देनी है। सही। आपकी नजरों के सामने भी कत्ल हो गया ना, आप उसको सजा नहीं दे सकते अनलेस अनटिल उसके सबूत इकट्ठे हुए कि नहीं। सही। ठीक है। अब सबूत के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन का होना जरूरी है। फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद फेयर ट्रायल के अपने बड़े बरहाल हैं कि हर एक को कौंसल की एक्सेस हो। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये एक फेयर ट्रायल का हिस्सा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर सिविल मैटर कोई कोर्ट में केस फाइल कर दे, सिविल मैटर में कोई प्रॉपर्टी का केस आ जाए, तो जिस बंदे ने केस फाइल किया उसको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, उसकी नस्लें उस केस को भुगत रही होती हैं। ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि फेयर ट्रायल सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अगर क्रिमिनल मैटर आ जाए तो हमारा कन्विक्शन रेट है 11.6%। अगर 100 पर्चे हुए तो 100 पर्चे में से सजाएं कितनों की होगी? 11.6%। इसका मतलब है जो 88.44% है पर्चे, वो पर्चे या तो झूठे हैं या वो सच्चे थे तो मुल्ज़म छूट गया। सही। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब यही कन्विक्शन रेशो जापान के अंदर 99% है, यूएसए के अंदर 85% है। वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पर फेयर ट्रायल है। फेयर ट्रायल के पीछे फेयर इन्वेस्टिगेशन है। फेयर इन्वेस्टिगेशन के पीछे कंकोक्टेड और फेक एविडेंस नहीं तैयार होते, फेक और फैक्टिशियस एफआईआर्स नहीं होती। हमारी आर्टिकल 10A की जो मुहिम है उसका मकसद ये है कि हम ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट करवा लें, ऐसे रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करवा लें कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए। जब इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी तो फेयर ट्रायल भी होगा।
हमारा ये मानना है कि जो क्रिमिनल ट्रायल है 6 महीने में कंक्लूड होना चाहिए। एक बंदे के घर कत्ल हो गया, उसका 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें। 6 महीने के अंदर फोरेंसिक रिपोर्टें भी आनी चाहिए, 6 महीने के अंदर डीएनए रिपोर्टें, 6 महीने के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्टें, 6 महीने के अंदर सारा एविडेंस होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन, इनिशियल फाइनल आर्गुमेंट्स होकर केस खत्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे क्रिमिनल ट्रायल्स 2-2, 3-3 साल चलते हैं, जिसकी वजह से जो गवाहान होते हैं वो चीजों को भूल जाते हैं। जब वो भूल जाते हैं तो दूसरा वकील उसका फायदा उठाता है। वो जीरा करता है और जीरा में उसकी भूली हुई सारी चीजें जब एविडेंस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं तो वो सारी चीजें फेक एविडेंस कहलाती हैं कि इसको तो कुछ याद ही नहीं। सही। तो हमारा जो आर्टिकल 10A की मूवमेंट है उसका मकसद है कि जो जस्टिस है वो जब डिले हो रहा है तो इसका मतलब है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल ऐसा कि अगर आपने इंसाफ को लीड कर दिया इसका मतलब इंसाफ का इनकार कर दिया। फिर हमारी फेयर ट्रायल मूवमेंट कहती है कि जी पुलिस वाले हैं जो मौजूदा दौर की टेक्निकलिटीज हैं उसका इस्तेमाल करें। रेड करनी है तो अंडर कैमरा करें, अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है अंडर कैमरा हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट फेक्स ना बने। अगर झूठा पर्चा होता है तो उस पुलिस वाले को भी नथाड़े अंदर। सही। क्योंकि ये पैसे लेकर पर्चा काटते हैं, अगले बंदे की जिंदगी उजाड़ देते हैं। बिल्कुल सही। राइट। सही। तो ये हमारी फेडरल मूवमेंट। अच्छा, ये मूवमेंट में आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस हो पाएगी एज कम्पेयर टू, अगर आप देखें जिसमें टेक्निकलिटीज़ हैं वो तो एक अलग साइड पे रखते हैं, अगर आप देखें कि जिस नंबर ऑफ केसेस हैं उस हिसाब से आपकी अदालत में उतनी कैपेसिटी नहीं है उसको करने की, मतलब डेट्स ऐसे लंबी लंबी मिल जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फेयर ट्रायल है वो डिनाइड की तरफ तो चला ही जाता है। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अगर मेन रूट से हम क्लियर कर लें तो बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। जैसे पंजाब के अंदर बाद में बात करते हैं, सिर्फ लाहौर की हद तक अगर बात करूं तो तकरीबन 42,000 पर्चे हुए हैं पिछले साल। सही। 2023 में कितने पर्चे? 42,000। अब 42,000 पर्चों का मतलब क्या है? 42,000 पर्चों का मतलब है कि 42,000 ट्रायल आए कोर्ट के अंदर। सही। क्योंकि जब पर्चा होगा तो ट्रायल होगा। अच्छा, अब 42,000 पर्चे अगर आ रहे हैं तो 42,000 ट्रायल अगर कोर्ट में आ रहे हैं तो एंड पर अगर कन्विक्शन रेट 11.6% है तो इसका मतलब 88% जो पर्चे झूठे हैं उसकी वजह से, उन 88% झूठे पर्चों की वजह से, फेक पर्चों की वजह से जो जज है असल पर्चों पे टाइम ही नहीं दे पा रहा। मेरा पॉइंट समझ? बिल्कुल समझ आ गया। अगर हम रूट काज पर काम कर लें, जैसे चर्स के लिए, चर्स को रोकने के लिए, नारकोटिक्स को रोकने के लिए, फ्यून और फहीम और ये जितने भी हशीश हैं प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए एक एक्ट आया, नारकोटिक्स एक्ट, एंटी नारकोटिक्स एक्ट। ठीक है। अब एंटी नारकोटिक्स एक्ट के साथ ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स बन गई। कितनी है? 30,000। अच्छा। अब आप मुझे बताएं कि एक छोटे से जुर्म को रोकने के लिए, इसको मैं छोटा जुर्म तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन इस जुर्म को रोकने के लिए 30,000 अलग से एक हमने फौज तैयार कर दी। ठीक है। अब वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स कर क्या रही है? वो पीने वालों के ऊपर बेचने वालों का पर्चा डाल रही है। यानी जिसने 2 ग्राम 4 ग्राम चर्स अपनी जेब में रखी हुई है पीने के लिए, उसके ऊपर 2 किलो 4 किलो चर्स डालेगी, और वो 2 किलो और 4 किलो चर्स किससे बरामद हुई है? बेचने वाले। लेकिन बेचने वाला पैसा देके छूट गया, क्योंकि बेचने वाले के पास पैसा ज्यादा है। वो 25 किलो 30 किलो उसकी चर्स पकड़ी गई है, वो कहता भाई जान 10 लाख फोड़ो, मनु छाड़ दो, वो छूट गया। अब वो 25 किलो चर्स किसके ऊपर पड़ेगी? जाहिर है जो पी रहा है बेचारा उसका। अब मामला ये है कि कंज्यूमर ज्यादा है, बेचने वाले कम हैं। ऐसे ही। तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स कर क्या रही है? पीने वाले को पकड़ रही है, बेचने वाले को नहीं पकड़ रही। फिर मेरा अगला सवाल है, बनाने वाले को नहीं पकड़ रही। इतनी बड़ी जमीन है, ओपियम पॉपी का अगर पौधा कोई लगाता है वो पौधा पता नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल। अगर किसी ने कोकेन बनानी है तो कोका लीफ लगाएगा ना? बिल्कुल ऐसा है। वो फसल तैयार हो रही है, पता नहीं लगेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये पता है कि घरों में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये नहीं पता खुले मैदानों में फसल कौन सी उग रही है। बिल्कुल। इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा ये मानना है कि अगर रूट कॉज पर काम कर लिया जाए कि पीने वालों की बजाय बेचने वालों को पकड़ा जाए, बेचने वालों की बजाय बनाने वालों को पकड़ा जाए, तो रूट काज के अगर ऊपर काम कर लें तो आपको इतनी बड़ी फोर्स की जरूरत नहीं। जब इतनी बड़ी फोर्स की जरूरत नहीं होगी, फेक फैक्टिशियस पर्चे नहीं होंगे, जब बहुत ज्यादा पर्चे नहीं होंगे, अदालतों की तरफ से काम खत्म हो जाएगा, तो वो एक लोड भी कम होगा। यस। फिर सिविल कोर्ट में कौन सा केस आता है? वो केस आता है जो डिपार्टमेंट मसला हल नहीं कर रहा। ऐसा ही। पटवारियों को नत डाल दें तो वो केस पर प्रॉपर्टी का आएगा ऊपर नहीं, डेफिनेटली वहीं से रिजॉल्व हो जाएगा, वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ रही हैं आप? जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मसला आ रहा है डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसको हल करने के लिए हमने लगा दी अदालतें। अब वो डिपार्टमेंट को हम ठीक नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट को नत नहीं डाल रहे,
अदालतों पे एक्स्ट्रा लोड आ गया है। अब मामला ये है कि अगर मान लीजिए कि मैंने आपकी फेक रजिस्ट्री तैयार कर ली, मैंने आपकी फेक रजिस्ट्री तैयार कर ली, उसका रिकॉर्ड पटवार खाने में दर्ज भी हो गया, आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, एक तो आप 20 साल केस जीतेंगे नहीं, 20 साल बाद अगर आप केस जीत भी गए तो सजा किसको मिली? मुझे भी नहीं, मैं तो तब तक फुड़क चुका हूं। मेरे बच्चों से प्रॉपर्टी छीन के आपके बच्चों को दे दी गई। ओके, लेकिन 20 साल पहले जिस पटवारी ने यह काम किया था उसको तो पूछने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, वो तो क्या गई वो क्योंकि जब मैंने उस रजिस्ट्री का अंदराज करवाया, उसका इंतकाल करवाया, तो मैंने उस पटवारी के लूप होल्स को लिया ना, मैंने उसको पैसा दिया ना। अगर डिपार्टमेंट को ठीक कर दिया जाए अरशद भाई, अदालतों की तरफ से केस खत्म हो जाएगा कि नहीं? और जो बकिया मांदा केसेस होंगे उनका फैसला भी जल्दी होगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा अवेलेबल है, उनका फैसला भी राइट होगा। अदालतों के अंदर एक अदालत के अंदर 150 केस है, मेरे रूटीन में 25 से 30 केस लगे होते हैं। सही, हर रोज मौत पड़ी होती है मुझे कि 25 से 30 केस है, मैं 24 घंटे काम करता हूं। और जिस जज के पास 150 केस है वो क्या क्वालिटी देगा उन केसेस को? एग्जैक्टली ऐसे ही। मेरी बात समझ रही हैं आप? बिल्कुल ऐसे कि 25 से 30 केस वाला वकील पागल हुआ पड़ा है, और जिस जज के पास 150 केस है भी मुलाजम का तो वैसे ही काम करने को दिल नहीं करता। है भी लिमिटेड टाइम है ना, 6 घंटे का टाइम है, 9 बजे आना, 4 बजे छुट्टी, दरमियान में 1 घंटे की ब्रेक। हम 24 घंटे काम करके 25 केसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे पर डे, तो वो जज 6 घंटे काम करके कैसे 150 केसेस को इंसाफ देगा? यही वजह है कि केसेस लटकते हैं, और वो लटकते जा रहे हैं। ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इंशाअल्लाह उल अजीज हम लोगों को गाइड करेंगे, मुकन्नदा को गाइड करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो डिपार्टमेंटल लेवल पर ठीक हो जाएं। पाकिस्तान को एक करप्शन एक्ट की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा करप्शन एक्ट आया था सिंगापुर में, सिंगापुर की 1960 की हालत देख लें आप, थूकने को दिल नहीं करता था। आज सिंगापुर एशिया की समझ लें सुपर पावर बन चुका है। बिल्कुल ऐसा, अमीर तरीन मुल्क है, पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिंगापुर की है। कैसे? करप्शन एक्ट। तो हमसे वो 5 साल प्लान लेके जाते रहे हैं। यस, वो ये जो साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये पाकिस्तान से 5 साल जी प्रोग्राम हमारे चलते थे। खैर, हमने भी कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई, मुताले पाकिस्तान की हद तक हमने पढ़ा। वो भी अयूब खान ने 5 साल प्रोग्राम चला दिए तो तारीफें शुरू कर दी कि जर्नैलों ने बहुत काम किया। कोई काम नहीं हुआ। मसला ये है कि पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक हम तो 27 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके अपना। बिल्कुल ऐसे, और हम पूरी दुनिया को बताते हैं मुताले पाकिस्तान के अंदर कि जी हम 5 साल प्रोग्राम पूरी दुनिया हमसे सीखती रही है। कोई भी हालात नहीं थे पाकिस्तान के शुरू से लेकर अब तक। राइट, सही। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होने की जरूरत है। करप्शन एक्ट की जरूरत है जिसकी जद के अंदर विदाउट बीइंग बायस सारे आएंगे, हुकूमती लोग भी आएंगे, गैर हुकूमती लोग भी आएंगे। जो करप्शन करेगा उसको लटकाओ सूली पे। सही। और जब करप्शन रुक जाएगी तो केसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप जो बात कर रहे हैं, अभी तो एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। करंट सिनेरियो में तो नहीं नजर आता कि आर्टिकल 10 इज द नेम ऑफ रेवोल्यूशन। सही, आर्टिकल 10 इज द नेम ऑफ रेवोल्यूशन। और इंशाल्लाह आप देखिएगा आइंदा 20 से 25 सालों में आपको नजर क्या आएगा। ये एक एक करके हम इतनी रिट्स फाइल करेंगे, एक एक करके हम इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह भी तो हमारी टीम छोटी सी है। सही। और जब पाकिस्तान का हर वकील आर्टिकल 10 की टीम का हिस्सा होगा, मेंबर होगा, काम करेगा, आप देखिएगा इसका क्या नतीजा निकलेगा। वेल विशेस है हमारी आपके साथ, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इसमें इंशाल्लाह। तो बिकॉज आपकी कामयाबी का मतलब है कि हम पाकिस्तानी एज ए नेशन जो है वो कामयाब होंगे। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ओवरलोडेड भी हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो तारीख का बहुत गहरा हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह आपने बात भी की थी कि 45 साल बाद हमें याद आया कि भुट्टो को सजा गलत दी गई थी। अब उसका कौन जिम्मेदार है? और ये तो खैर एक हाई प्रोफाइल केस था ना। ऐसे हजारों केस पाकिस्तान में ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं जो बेचारों मौत की सजा हो गई, फांसी चढ़ गए, लेकिन 4 दिन बाद या 4 महीने बाद या 4 साल बाद पता चला ओहो ये तो गलत हो गया फैसला। इसका कौन जिम्मेदार है? इस कत्ल का कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसका एक तरीकेकार है कि जिस जस्टिस ने ये फैसला सुनाया था उसकी कब्र खोदी जाए, और कब्र खोद के जिस तरह ये ऑर्डर करते हैं ना कि जी इसको सड़कों पे घसीटा जाए, उसकी हड्डियां तो बची नहीं होंगी, उसकी मिट्टी को जलाया जाए। मतलब आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है? देखिए, ये ज्यादती नहीं। अब वो चीफ जस्टिस, आज का चीफ जस्टिस 45 साल पुराने केस को लेकर कह रहा है कि जी फेयर ट्रायल नहीं मिला था, तो आज के चीफ जस्टिस ने कौन सा कुछ उखाड़ लिया? अपना तो किबला दुरुस्त करें। आज के चीफ जस्टिस को आज के दिन देखना होगा कि ये फेयर ट्रायल फराहम कर रहा है कि नहीं। डेफिनेटली। तो ये फेयर ट्रायल वही है जो हमारी मूवमेंट है। आर्टिकल 10 इज द नेम ऑफ फेयर ट्रायल। सही। अच्छा, वकील को कंट्रोल किया जा सकता है?
सर वकील ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, अच्छा वकील ही तो कंट्रोल्ड है। नहीं, मैं उस चैनल के हवाले से बात करूं कि जो जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अक्सर फैसले कराते हैं तो पता चला जी जज कंट्रोल्ड है, वो फलाना कोई उसकी तारें हिला रहे हैं, कोई फलाना, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है पाकिस्तान में? कुछ वकील कंट्रोल्ड हैं या पाकिस्तान में वकील आपको पता है किसी मूवमेंट में शुरू हो जाते हैं तो जा सकते हैं, बड़े तगड़ा किस्म का रेवोल्यूशन ला अच्छा, सकते हैं? अब मामला ये है कि जो आपका सवाल है ना वो ये है कि वकील को कंट्रोल किया जाना, इस सवाल को मैं थोड़ा सा बदलूंगा, क्या वकील को प्रेशराइज किया जा सकता है? ये सवाल बनेगा। सर वकील एक बला है। बला कैसे है? वो जब काला कोट पहन लेता है और जब उसके हाथ में कलम होता है, दिमाग में कानून होता है, तो फिर वो सिर्फ वही काम करता है जो उसका दिल और उसका दिमाग कहता है, राइट? जिसके अंदर इल्म होता है ना उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। सही। वो हमेशा पूछेगा काम बंदा है ना, तो उसको आप कहेंगे कि जी ये एक कानून है, ये एक कानून है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि तलाक के 2 साल बाद भी बच्चा पैदा हो गया, तलाक के 2 साल बाद भी बच्चा पैदा हो गया तो वो उसी बाप का होगा अगर औरत ने शादी नहीं की तो। अच्छा, अब आप ये कैसे, आप सोच में पड़ जाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? पढ़ के सोच में पढ़ के ना। आप मुझे ये बताइए कि एक जो वकील है ना वो सोच में पड़ जाता है, ये कानून क्यों आया, कैसे आया, कहां पर, किस पर इंप्लीमेंट होगा, कौन करेगा, वजह क्या है, शरीयत काज़े पूरे हैं कि नहीं, ये सवाल कौन करता है? वकील करता है। सही। इसके अलावा कई ऐसे कवानीन हैं जिस पर सवाल उठाने वाले वकील हैं, राइट? सही। तो वकील को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, और ये पूरी दुनिया जानती है कि कानूनदानों ने हमेशा अपने मुल्क को एक इनकलाबी मुहिम फराहम की है पूरी दुनिया के अंदर। इवन पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो बनने में भी बड़ा रोल है, बनने से लेकर अब तक बचाने में सबसे अहम किरदार वकला का होगा। इस पे भी मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हाई प्रोफाइल केस अभी पिछले दिनों गुजरा है बलाज का, आपने देखा भी होगा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ये बताएं क्या इस प्रोफाइल में भी लोगों को जो पकड़े गए हैं सज़ा मिल सकती है? अगर आप FIR को देखें तो आपको लगता है कि FIR का क्या रोल प्ले हो सकता है इसकी सज़ा में? अरशद भाई, काश मिले, हमारी ख्वाहिश है कि मिले। अगर मिलनी होती तो उसके जो अब्बू के कातिल थे उनको भी सजा मिलती, जो उसके दद्दा के कातिल थे उनको भी सजा मिलती। मामला ये है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा वीक है और क्रिमिनल तगड़ा है, और यहाँ पर क्रिमिनल तगड़ा नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है। क्रिमिनल तो वो एक आम सा बंदा है, वो इसलिए क्रिमिनल बन गया, उसको पता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है, यहाँ वो उसको अपना तगड़ा समझ रहा है, वो है नहीं, वो समझ रहा है इसलिए कि उसको पता है कि वो खरीद के, पुलिस को खरीद के अपनी मर्जी की वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है, और जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी अपनी मर्जी की तो उसके मुताबिक कानून का इस्तेमाल करते हुए वो निकल जाएगा, राइट? सही। यही होता है। अगर बलाज के दादा को इंसाफ मिला होता तो शायद ये वाकई बलाज के वालिद का कत्ल ना होता, और अगर उसको इंसाफ मिला होता तो शायद बलाज का कत्ल ना होता। ये इसलिए मिला कि लोगों के हाथ खुल गए हैं, और वो इसलिए खुल गए हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है, इंसाफ नहीं होता, फैसले नहीं होते, नतीजे नहीं निकलते, इश्तिहारीन से नहीं पकड़े जाते। आप जरा अंदाजा कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं आपको। अगर कोई पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करे तो भला क्या होता है? कोई डाकू डकैत पुलिस पार्टी पे हमला करे, उसके इनकाउंटर होता है। कैसे इनकाउंटर होता है? कि जी इसको हम गाड़ी में बैठाकर जेल लेके जा रहे थे, थाने लेके जा रहे थे, तो इसके ही साथियों ने इसको बचाने के लिए पुलिस पार्टी पे हमला किया, जिसकी गोलियां इसको लग गई, मौके पे मर गया, काउंटर फायर में मर गए। पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है तो उसका इनकाउंटर होता है, राइट? सही। उसके इनकाउंटर भी होते हैं, उसकी रिपोर्टें भी बनती हैं, चासबूटी जाती है, सही। ओके। लेकिन यही पुलिस जब आम जगह पर आम लोगों के ऊपर अटैक्स होते हैं, आम लोगों के बंदे मारे जाते हैं, तो क्रिमिनल्स मिलते ही नहीं है इनको। आप मुझे ये बताइए कि अगर बलाज वाले केस की हम बात करें तो 10 बजे का गालबन वकूआ है, 10 बजे का गालबन वकूआ, और 11:45 पे FIR दर्ज होगी। इसका मतलब है वकूए से लेकर
एफआईआर के दर्ज होने तक के दरमियान में कितनी देर का टाइम है? 1 घंटा 45 मिनट। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ऑपरेशन वालों ने हड़तली मचाई, फौरी तौर पे पता लगा जी बंदा कत्ल हो गया, ये भी पता लग गया जी कौन कौन मुलव्वस है, ये भी पता लग गया कि एप्लीकेशन दर्ज होगी। वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, हॉस्पिटल वालों ने बता दिया बंदा मर गया है। नामजद एफआईआर 1.5 घंटे में एप्लीकेशन लिख कर उस पर साइन करवा के कंप्लेनेंट के उसको टाइप करवा के कंप्यूटर में दर्ज करके एफआईआर लॉन्च हो जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। हो गई एफआईआर लॉन्च हो जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। नामजद एफआईआर है जिसमें गोगी और तीफी भट्ट का नाम है। पुलिस का काम नहीं बनता था, हाई प्रोफाइल केस है, गोगी और तीफी को मौके पर पकड़ के वो कैसे भाग गए? हाँ, जाहिर है सर ये एक पूरा एक पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है जो इसके बैक एंड पे काम कर रहा है। अच्छा, एक आम आदमी के लिए एफआईआर अगर लेट्स सपोज हक पे भी है बेचारा, तो एफआईआर दर्ज कराना उतना ही मुश्किल है अनटिल अनलेस उसके साथ कोई एमएनए एमपीए या कोई बंदा ऐसा ना चल पड़े जो एफआईआर दर्ज करवा सके। तो ये एक थाना कल्चर की वजह से हो रहा है कि या ये जो आप एक पुलिस गर्दी की बात करते हैं, या ये उसकी एक कड़ी है कि जी एक आम आदमी को इंसाफ नहीं देना या इस तरह नहीं मिलना जब तक उसके साथ कोई अटैच नहीं हो जाता? देखिए एफआईआर एफर्ट्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और 154 जो सेक्शन है ना सीआरपीसी की, वो बड़ी जबरदस्त सेक्शन है जिसके अंदर चीजों को डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है वो ये नहीं है कि वो एविडेंस तलाश करे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पर्चा दर्ज करे। अब मामला ये है कि पर्चा दर्ज करना बहुत मुश्किल कर दिया गया। उसकी वजह हालांकि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जैसे आपने बोला, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आंखों देखा आपने कोई हाल बयान की है तो आपकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो यही है। मामला ये है कि उसके बाद बहुत से मामलात हैं। अब कोर्ट्स ने रूल्स बना लिए कि आप फौरी तौर पे पर्चे दर्ज नहीं करेंगे, ये रूल्स में आ गया। कुछ चीजें इस तरह की डिफाइंड आ गई कि आपने मौके पर देखना जरूर है कि थोड़ा बहुत काम भी हुआ कि नहीं। वो क्यों आया? क्योंकि झूठे पर्चे होने शुरू हो गए। झूठे पर्चों की वजह से होता ये था कि जमानत मिलती नहीं थी, अगला बंदा 2 साल का रगड़ा लगा के बाहर आता था तो पता लगता था पर्चा ही झूठा है। पर्सनल दुश्मनी पे सारा कुछ हो। अब उसका नुकसान ये हो रहा होता था कि अगर हर बंदे का पर्चा दर्ज कर लिया जाए फिर तो हर बंदा जेल चले जाएगा। कानून का जो जुडिशियस माइंड था वो ये था कि पर्चा फौरी दर्ज करें, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन वाला देखे कि अगर पर्चा झूठा है तो वो रिपोर्ट लिखेगा कि ये बेगुनाह है। वो 3 दिन में पर्चा खत्म। अच्छा, यहां पे होता नहीं है। पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी नहीं पता। पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि मेरे पास पर्चा आया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर हालत च मुलजम को तुनना है, वो लेके जाए अदालत पेश करना है इसको। नहीं, वो तुनना है, अदालत तो छोड़ें। अच्छा। वो हर हालत में मुलजम को तुनता है पकड़ के। उसको ये पता ही नहीं कि उसकी जिम्मेदारी है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना कि आया कि ये जो मुलजम है जिसके ऊपर इल्जाम है ये मुजरम भी है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप अरशद भाई? जी जी। जिस दिन पुलिस ऑफिसर्स को ये सेंस क्लियर होगी ना कि उनका काम मुलजम को तुनना नहीं है बल्कि इंसाफ दिलाना है दोनों पार्टीज को, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी पार्टी ने झूठी इंफॉर्मेशन दी और झूठा पर्चा करवाया है तो उसके ऊपर 182 की कार्रवाई हो, और अगर कोई मासूम है तो उसको बेगुनाह डिक्लेयर किया जाए, पैसे लेके नहीं, कानूनी तरीके से उसको बेगुनाह क्लियर किया जाए। तो फिर अगर झूठे पर्चे होंगे भी तो जो झूठा पर्चा कराएगा वो सजा भुगतेगा, और जिसके ऊपर झूठा पर्चा हुआ वो 3 दिन में बाहर। सही। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने के लिए एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और इंशाल्लाह छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह 20 से 25 सालों में देखेंगे बहुत तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिस तरह आपने एफआईआर की बात की, तो यहाँ पे दहशतगर्दी के पर्चे तो ऐसे होता है जैसे स्वाब का काम है, किसी पे भी करवा दिया जाए। बल्कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी कहा भी गया कि जी दहशतगर्दी का पता है आपको, जो एफआईआर उठा के ले आते हैं, पर्चा करवा देते हैं। ये एक नई जो शिक आई है, इसको तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है एक आम आदमी के लिए भी। खासतौर पर अगर आप पोलिटिकल सिनेरियो में बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे हो गए हैं एक पार्टी को दबाने के लिए। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, या इसको मिसयूज क्यों किया जा रहा है? देखिए, आपका ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए खुसूसी तौर पे। उसकी वजह ये है कि मेरे ऊपर जिंदगी में मेरा पहला जो पर्चा मेरे ऊपर हुआ वो दहशतगर्दी का पर्चा। अच्छा, आप भी दहशतगर्द है? कानूनी डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर मैं पुलिस एफआईआर को अगर हम दुरुस्त तस्लीम कर लें तो मैं दहशतगर्द हूं। और उसका मतलब ये है कि मैंने किसी पुलिस ऑफिसर को मारा है। अच्छा। और मारा भला कैसे है बताइए, बताएं। दहशतगर्दी है, क्या मारा होगा? मुक्का मार दिया होगा, कुछ चपेट मार दी होगी। दांतों से मारा है। अच्छा, दांतों से मारा? दांतों से मारा है मैंने।
और ऐसा दांतों से मारा, आप जरा पढ़े तो सही अच्छा। कि इसने दांतों से हमें काटा कि पूरी अदालत में खौफो हरास का मौसम पैदा हो गया, लोगों में भगदड़ मच गई। दहशतगर्दी का पर्चा दिया। अच्छा, ये दांतों से काटना भी दहशतगर्दी में ही आता है? वकील काटे तो दहशतगर्दी है ना, वकील तो कलम से कुछ लिख दे तो दहशतगर्दी है। सही। मामला ये है कि आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि दहशतगर्दी का पर्चा मखौल हो गया, बिल्कुल। और इसको डिपार्टमेंट्स ने अपनी एंड्स के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस के खिलाफ कोई काम करता है उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा होता है। उनको पता है कि दहशतगर्दी का जब पर्चा होगा तो वो उसकी जमानत आम कोर्ट से नहीं होगी, एटीसी कोर्ट से होगी। और एटीसी कोर्ट के अंदर चुन के उस जज को लगाया जाता है जो डिपार्टमेंट की बात मानता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट राय नहीं है। यानी जो पावर इधर सेशन जज की है वही पावर एटीसी कोर्ट में जज की है। सही। लेकिन वो तो अल्लाह माफ करे खुदा बन के बैठे हैं। आप कभी एटीसी कोर्ट में जाएं तो आपको जज लगेगा कि पता नहीं ये जमाने का सब तो बड़ा फिरौन है, कारून है, कि पूरी दुनिया के खजाने अंदे खोलने ते इन्हें जमानत दे देनी है तो बस छोड़ जाने ने, नहीं देनी तो सारे बनने लग जाने। सही। आप अंदाजा कीजिए, यानी डिपार्टमेंट्स का इतना असर रसूख हो गया अदालतों के ऊपर, जहां पर हमारा करारदाद मकासद 1949 में रेजोल्यूशन पास हुई जिसको मैग्ना कार्टा कह दिया गया, तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस का हिस्सा बना दिया गया, जिसको 56 का, 62 का, 73 का 3 दस्तूर बने और तीनों दस्तूर में लिख दिया गया कि अदलिया आजाद होगी। बढ़ गई अदलिया भाईजान, बढ़ गई। अदलिया में उन्होंने एक ऐसा डिपार्टमेंट निकाल दिया जिसमें एटीसी कोर्ट्स बना दी, एटीसी कोर्ट्स को सब कोर्ट से अलग कर दिया। अब आम कोर्ट्स हैं एक तरफ, उसमें वकला का प्रेशर है। जज अगर कानून के मुताबिक फैसला ना करे, वकील अदालतों को ताला लगा देते हैं, ऐसी दी तैसी ताड़ी, चलो बाहर निकलो। अगर कानून के मुताबिक फैसला ना हो, आप एटीसी कोर्ट्स का जाके हाल चेक करें, 3 जज बैठे हुए हैं, कोई 2 एकड़ में उसकी जमीन है। अच्छा। 3 जज बैठे हैं, 2 एकड़ में जमीन है, और वहां पर एक वक्त में कोई 250 से 300 पुलिस ऑफिसर मौजूद है, और वहां पर करके एटीसी कोर्ट बनाई है जहां पर वकील जाने का दिल ही नहीं करता वकील का। तो आपको वहां पर जाकर इक्का दुक्का वकील नजर आते हैं, मुल्जमान ही मुल्जमान नजर आते हैं, पुलिस ही पुलिस नजर आती है, नफरी नफरी नजर आती है, और 3 जज जो खुद को फिरौन, कारून और पता नहीं माउन समझकर बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी हम जमाने के सबसे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं और जो हम लिख देंगे वही सब कुछ होगा। सही। अच्छा, आम आदमी जो है वो तो जाता है ना छोटे कोर्ट में, तकरीबन 80% तो समझ उसके बेचारे के तो सेशन कोर्ट में ही मसाइल हैं, वहीं कचहरी है या मसाइल हैं, वहीं से हल हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है फिर आम आदमी के लिए? वहाँ पे तो कुछ और मसाइल डिस्कस हो रहे हैं पोलिटिकली और बाकी चीज़ों के लिए। अच्छा, अब तरीकेकार ये है कि जो मसला है ना सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में आता है। लोअर कोर्ट से इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो जाए तो फिर मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाता है। डायरेक्टली मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना बनता भी नहीं है। अब पंजाब की बात कर लें तो हमारी अगर प्रिंसिपल सीट में, तो प्रिंसिपल सीट में 36 जस्टिसेस हैं, और पूरे पंजाब की कितनी आबादी है? तकरीबन में से 4-5 तकरीबन 12 करोड़ आबादी है सर। 24 करोड़ की पूरे पाकिस्तान की आबादी, आधी आबादी पंजाब में 12 करोड़ के करीब आबादी है। अब 12 करोड़ की आबादी में हर घर में तो मसला है, तो वो सारे मसले कोर्ट्स में आते हैं। उन सारे मसलों में से अपीलें तैयार होकर हाई कोर्ट में आती हैं, तो एक दिन में कोई 100 150 केस तो हाई कोर्ट में लगा होता है। तो अगर सारे केस हाई कोर्ट में आएंगे तो हाई कोर्ट तो उन चीजों को नहीं डील कर पाएगी। तो एक तरीके से हाई कोर्ट का प्रोसीजर काम करता है। हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सही। हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अच्छा, वहाँ वकीलों का कितना इन्फ्लुएंस है? जैसे आपने बताया कि जी अगर लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में ना होने के बराबर इन्फ्लुएंस है। हाई कोर्ट में भी जस्टिसेस खुदा बन के बैठे हैं, उसकी भी वजह है। हाई कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स की वजह से ऊपर आते हैं, यानी हाई कोर्ट के जस्टिस बनने का कोई टेस्ट नहीं है। हालांकि लोअर कोर्ट में आप बकायदा एक पेपर देके, लोअर कोर्ट के अंदर आपका जुडिशियल कम ये होता है, सिविल कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जाम होता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको किसी अगर हाई कोर्ट से आपने जस्टिस लगना है तो आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका मजबूत होना चाहिए। आपकी 15 साल की वकालत है, लो जी हाई कोर्ट दे जज, अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट के आप जस्टिस बन सकते हैं अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत है। तो आप मुझे बताइए कि ना सिर्फ आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट में भी आपका रास्ता है, यानी फौज में भी आपके बंदे बैठे हुए हैं, तो वो सारे मिलाकर आपको क्या बनाएंगे? जस्टिस। फिर आप किसकी बात मानेंगे? उनकी। फिर फैसले कौन से होंगे? उनके। तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है? ये सिर्फ ये कानून ये हमारे सेंट्रल एशिया या इधर ऐसा है कि हाई कोर्ट? दुनिया के अंदर फौज का इन्फ्लुएंस है, पूरी दुनिया के अंदर, ये हमेशा से और हमेशा रहेगा। इन्फ्लुएंस से मतलब नहीं है, मतलब है अनड्यू इन्फ्लुएंस।
कि इतना इन्फ्लुएंस के वहां पागल ही हो जाए। उतना का रखें जितना का हजम हो सके। अब अवाम का सबर का जो दामन था वो लबरेज हो चुका है, अब मजीद सबर नहीं हो सकता। आपके एक बयान में मैं सुन रहा था, आपने कहीं ये भी कहा है कि जी फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, रियासत कंट्रोल कर सकती है, वो क्या है, उसकी क्या हकीकत? देखिए, मैंने ये नहीं कहा फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, मैंने कहा है कि फौज रियासत की ताबे है। अगर आप उस बयान को सुने, और वाकईतन वो ताबे है। कोई भी इदारा रियासत से ऊपर नहीं है, रियासत से नीचे है। वो जुडिशल अदारा हो, वो पॉलिटिकल हो सिस्टम हो, या वो पुलिस सिस्टम हो, या वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट फौज हो, कोई भी इदारा है वो है तो रियासत के ताबे। बिल्कुल ऐसे। अब रियासत के ताबे जितने भी इदारे हैं उनको ताबे लाने का तरीकेकार एक ही है कि कोई अपनी हदूदों को यूद क्रॉस करने की कोशिश करे तो उनको बड़ों को लटका लो। राइट, सही है, सही है। ये नहीं कि बड़े इधर काम डाल के बाहर मुल्क में फरार हो जाएं, फिर उनके बाद उनका जो छोटा था जो अब बड़ा बन गया है वो फिर काम खराब करे, फिर वो बाहर जाए। नहीं, उनको फिर बाहर से मंगवा के आप डंडा परेड करें। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला है उसके मरने के बाद है, नहीं जिंदा में जरूरत नहीं थी ना, क्या करना है उस फैसले का। वो आबद सेठी ने मेरा ख्याल फैसला किया था, जस्टिस आबद सेठी ने। हाँ। और फैसले में उसने क्या लिखा था, उसने कहा था कि इसको सड़कों पे घसीटा जाए, इसकी लाश को, इसको फांसी दी जाए, अनलिमिटेड टाइम फांसी दी जाए, और फिर उसकी लाश को सड़कों पे घसीटा जाए। उस जजमेंट का हमने क्या करना है, अचार डालना है। उसकी जिंदगी में ये काम होता और उसको जिंदगी से उसको हम मुर्दा करते थ्रू सजा, उसके बाद सड़कों पे घसीटते तो चैस फूटी जाती है, फिर पता लगता सजा हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस है तो खैर आप जिस तरह कह रहे हैं पूरी दुनिया में ही रहता है। अभी जाके पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर डिस्कस करें तो आपको क्या लगता है कि फॉर्म 45 है या फॉर्म 47, आपको क्या लगता है कि? देखिए, मुझे क्या लगता है, आप सबको लगता है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है क्या है, यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन है इनकी मुस्कुराहट बता रही है क्या मामला है। पूरी कौम जानती है क्या हुआ, ये मजाक हुआ हमारे साथ, कौन जीता ये हम सब जानते हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने हैवी लीड ली, किस लीडर की सपोर्ट सबसे ज्यादा थी अवाम के दिलों में, पूरी कौम जानती है। उसके बाद ये फॉर्म 45 से 47 क्या बना, आपने देखा, ये मजाक हुआ हमारे साथ। सही। सो अभी जो खान साहब के ऊपर भी जिस तरह को पर्चे हैं, तो आपका तो खैर डिपार्टमेंट भी यही है, तो इस पे जो 200 पर्चे हो गए हैं, इनका प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस क्या रह सकता है अगर एक्चुअली देखा जाए? 2018 में नवाज शरीफ के ऊपर नहीं थे, तो उनका क्या रह गया? वो तो माशाल्लाह बाइज्जत बरी और सारा कुछ, तो वो सबको वो जितनी भी आशीर्वाद हैं हर जगह नवाज शरीफ साहब जाके दे रहे हैं। वो आके लीडर बन के बैठ गए हैं, छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बेटी वजीर आला बन गई है, बाकी जो उनके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं, कोई वजीर बन गया, कोई मशीर बन गया, किसी को कोई ओहदा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो उनके ऊपर भी तो पर्चे थे ना। पाकिस्तान के वीक क्रिमिनल और सिविल जस्टिस सिस्टम के अंदर यही होता रहेगा। उन चीजों को सुधरना होगा और ये पूरी कौम ने मिलकर सुधारना है। अगर आप कहते हैं कि रिश्वत बंद करनी है तो वो तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक देने वाला देने से नहीं रुकेगा। ऐसे ही अब आम देती है तो पुलिस वाले लेते हैं या कोई और अफसर लेता है, डिपार्टमेंट्स में रिश्वत तभी जाती है जब कोई देने वाला होता है। सही। अच्छा, एक जगह मैंने आपका देखा भी है कि आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज किए? नहीं, मुकदमा खैर चीफ जस्टिस के खिलाफ तो नहीं दर्ज, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना, मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बात की थी और इस मौजू पर की थी कि 2 चीफ जस्टिस के ऊपर मैंने अभी तक गुफ्तगू की। पहले तो हमारे वो चीफ जस्टिस जिन्होंने 45 साल बाद बताया कि जी फेयर ट्रायल नहीं मिला। अच्छा। और दूसरे नंबर पे हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के थे अमीर हुसैन भट्टी। उन्होंने ये कांड किए कि जो भी उनके खिलाफ काम करता है उसका हाई कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी। अच्छा। मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, लो जी ये चंगा मजाक शुरू किया हुआ आपने, जो आपके खिलाफ बात करेगा आप उसको हाईकोर्ट में दाखिले पर पाबंदी। आप कौन होते हैं कि एक पब्लिक एरिया के अंदर आप किसी की आने पर पाबंदी करें? तो यही 2 मामला हैं जो हाईलाइटेड है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उसका बड़ा बैकलैश है। अच्छा। आप लोग नहीं जानते और दुनिया नहीं जानती कि मैं जब कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके बाद मेरे ऊपर कितना प्रेशर होता है। कई लोग कहते हैं डिलीट करो, मेरी आज तक मेरे पेज पर या मेरे चैनल पर अपलोड हुई वीडियो आज तक डिलीट नहीं हुई। सही। तो मैंने कितना प्रेशर सहा है। तो धमकियां तो आती होंगी फिर आपको? आती हैं, बड़ी सीरियस किस्म की धमकियां भी आती हैं। बर्दाश्त कर रहे हैं भाईजान, हम मलंग आदमी हैं, देखिए वो सामने दरवाजा खोल के बैठे हुए। सही। अच्छा, एक्चुअली आपका जो पुलिस से फड्डा है जो हम देखते हैं, मतलब आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, है क्या?
मेरा फड्डा सिर्फ पुलिस से नहीं है सर, मेरा फड्डा हर उस करप्ट बंदे से है जो अपनी अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आप मेरी वीडियोस देखिए, मेरी 400 प्लस वीडियोस हैं, जिनमें से शायद ही कोई 50 वीडियोस पुलिस ऑफिसर्स पर बनी हो। बाकी जो 350 वीडियोस हैं वो क्या हैं? वो कानून पर मबनी है, वो कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट पे है, वो कोई बैंक के ऊपर वीडियो है, वो कोई बिल के ऊपर वीडियो है, बिजली के बिलों के ऊपर वीडियो है, यानी वो कोई फौज के ऊपर वीडियो है, कोई डॉक्टर्स के ऊपर वीडियो है। यानी मेरी जो वीडियोस हैं, मेरे जो पैगामात हैं, वो सिर्फ पुलिस की हद तक नहीं है। हाँ, पुलिस की हद तक जो मेरी वीडियोस हैं वो वायरल ज्यादा होती हैं। उसकी वजह है कि अवाम का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन है वो तो पुलिस के साथ है। तो जब मैं बतौर वकील देखता हूँ तो आवाम चस लेती है उसकी, एक वकील आ गया जी, मैदान जी, ये जी वो, तो वो उसको बतौर मुकाबला ले रहे होते हैं। मैं उसको बतौर मुकाबला नहीं लेता, मैं कहता हूँ कि जो पुलिस है वो हमारा ही हिस्सा है। सही, इसमें कई अच्छे अफसरान भी हैं, हम सब ने मिलकर इस डिपार्टमेंट को ठीक बनाना है। पुलिस वालों ने हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें हेल्प करना है, हमने उनको गाइड करना है कि हाउ टू डू इन्वेस्टिगेशन एंड हाउ टू बी पार्ट ऑफ द फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सही। तो कभी इनकी तरफ से आपको आता भी है, फोन शून भी आता है कि यार छाड़ दे? हर रोज। अच्छा, हर रोज, यानी मेरा नहीं ख्याल पिछले 1 साल से कोई ऐसा दिन गुजरा होगा जब मुझे कॉल ना आई हो कि भाई जाना है छाड़ दो, तो वो छाड़ दो। सही। फिर जिसके पीछे हम हाथ धो के पड़ जाते हैं और हमें पता हो उसने नाइंसाफी की है, फिर उसको तोड़ना तो हमारा फर्ज बन जाता है। सही। तो जब से माशाल्लाह ये आपका वायरल हुए हैं तो पूरे पाकिस्तान से आपको कॉल्स भी आती होंगी एज ए केस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मशवरा करने के लिए, तो कैसे मैनेज करते हैं सारा कुछ? देखिए, मेरी एक पूरी टीम है, आप रात के 3 बजे मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। एग्जैक्टली। अब मामला ये है कि मेरी टीम मेरे साथ 12 बजे तक काम करती है, चूंकि हर बंदे के अंदर हिम्मत नहीं है 24 घंटे काम करने की, ना हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं है। खैर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी फील्ड को देते हैं। मेरी एक पूरी टीम है जो कॉल सुनती है, मेरी एक पूरी टीम है जो ड्राफ्टिंग करती है, जो कोर्ट्स में प्रेजेंट होती है। रूटीन में हमारे 25 से 30 केस हैं फर्ज करें, जिनके अंदर मैंने 10 से 15 केसेस में खुद जाती हैसियत में प्रेजेंट होता हूँ। बाकी मेरी टीम को मैंने ड्यूटीज दी हुई हैं, रोजाना की बुनियाद पर हम डिस्कस करते हैं। दिस इज हैपनिंग, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी वेबसाइट बन रही है, हमारी ऐप बन रही है पूरी। इंशाल्लाह उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम बहुत सी ऐसी सर्विसेज फराहम करेंगे कि लोगों को घर बैठे एक सिंगल क्लिक के ऊपर उनको मशवरे मिला करेंगे। एग्जैक्टली, मैं यही पूछने लगा था कि आम पब्लिक के लिए फिर ऐसा कोई जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर आपने एक वेबसाइट, और वो इंशाल्लाह वेबसाइट भी आ रही है, ऐप भी आ रही है। मेरा जो टेक्निकल हैंड पे मेरा जो एक एसोसिएट है जो कि लॉ स्टूडेंट भी है, वो बहुत अच्छा है टेक्निकल फील्ड में, तो मैं चाह रहा था कि इन सारे मामलात को ना वो अपनी सुपरविजन में हल करे। सही। मसला ये, उसके ऊपर भी एक झूठा पर्चा हो गया, वो जेल में है। ओह, तो उसकी इंशाल्लाह मैं आज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हूँ, कल वो इंशाल्लाह वो जमानत पर बाहर रहेगा ना, फिर उसकी जिम्मेदारी बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसी रमजान के महीने में, इससे पहले आप वेबसाइट पर वर्किंग देखेंगे। चलें, गुड हो गया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें माशाल्लाह ज़बरदस्त, और अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी जो एक विशेज़ हैं, और बिकॉज आप जैसे लोग अगर आगे आते हैं यंग और माशाल्लाह अगर कुछ करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो एक आम आदमी के लिए बड़ी वो एक सहूलत बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। हमारे साथ अब्दुल मतीन साहब मौजूद थे। अगर आप इनसे मजीद कोई बात करना चाहते हैं, कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हम आपको डायरेक्ट रब्ता भी करवा सकते हैं अब्दुल मतीन साहब से। सो नेक्स्ट नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।